प्रीति मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ही लाडली बेटी थी। माता पिता, भाई और भाभियों से भरे पूरे परिवार में बड़े ही लाड प्यार से पढ़ रही थी। उसके पिता हरिप्रसाद जी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। प्रीति को घर की इकलौती बेटी होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों का भरपूर स्नेह मिल रहा था। हरिप्रसाद जी ने भी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से हरिप्रसाद जी ने अपने बेटों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी थी, उसी तरह प्रीति की भी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। प्रीति पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी। वह पढ़ लिख कर हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। हमेशा से उसका एक ही सपना था कि वह कुछ बनकर अपने माता पिता का सहयोग कर सके, क्योंकि इतने बड़े परिवार का खर्चा पिता के कंधों पर ही था। दोनों भाइयों ने पढ़ाई के समय में अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें कोई योग्य नौकरी नहीं मिल पा रही थी। परिवार बढ़ जाने के कारण भैया लोग थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ काम करते थे, तो वह उनके परिवार का खर्च चलाने में ही निकल जाता था। इसीलिए वह पिता की मदद नहीं कर पा रहे थे। प्रीति अपने पिता की यह हालत देखकर बहुत दुखी होती थी। हरिप्रसाद जी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार का भार भी संभाल रहे थे और साथ ही साथ अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दुनिया की रीत का पता तो था ही कि बेटी के विवाह योग्य होने पर उसके विवाह के लिए पैसे इकट्ठा करना हर पिता की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए अगर वह पहले से ही पैसे की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तो बाद में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन सब दुनियादारी की बातों से अनजान प्रीति अपने सपनों को जीने में विश्वास रखे हुए थी। उसे यह न था कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहयोग हर हाल में करेगी। इसके लिए उसे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, वह करेगी। प्रीति यही सोचती थी कि जो भाई लोग पापा के लिए नहीं कर पाए, वह करके दिखाएगी। उसे क्या पता था कि समाज के आगे उसके सपनों को कुचल दिया जाएगा और उसे भी उन तमाम लड़कियों की तरह विवाह की बेड़ी में जकड़ दिया जाएगा। एक दिन अचानक से पंडित जी ने आकर प्रीति के लिए एक अच्छे रिश्ते के बारे में हरिप्रसाद जी को बताया। उन्होंने पंडित जी से सोचने के लिए समय मांगा, लेकिन पत्नी ने तुरंत पंडित जी की बात पर हामी भरते हुए कहा कि हमें प्रीति के लिए ऐसे ही रिश्ते की आवश्यकता है। पंडित जी, आप दाद की बात को आगे बढ़ाइए और उन लोगों से बात कर लीजिए। हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। पत्नी की बात सुनकर हरिप्रसाद जी को शांत रहना पड़ा, लेकिन पंडित जी के जाने के बाद उन्होंने पत्नी को टोकते हुए कहा कि तुमने तुरंत हामी भर दी। क्यों? मैं एक बार प्रीति से इस विषय में बात करना चाहता था कि उसकी इस बारे में क्या राय है। पत्नी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि अब इस बारे में प्रीति से क्या बात करनी है, इसका फैसला हमें करना है। प्रीति तो अभी भी बच्ची है, उसे दुनियादारी के बारे में क्या पता? वह इस विषय में हमें क्या राय देगी? हम उसके माता पिता हैं। हम हमेशा उसके भले की ही सोचते हैं और यह फैसला भी हम ही सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। हमें पता है कि जीवन के कठिन सफर पर एक अच्छे हमसफर का होना लड़की के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी और समझदार है। उसके लिए हमें अगर इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चलकर आया है, तो उसे स्वीकार करने में हमें देर नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता हम लोगों को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि आप पंडित जी से संपर्क करके जल्द से जल्द इस रिश्ते के बारे में पता करें। प्रीति का विवाह करवा दीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं। हम हमेशा से यही तो चाहते थे कि हमारी बेटी एक अच्छे परिवार में जाकर सुखी रहे। हरिप्रसाद जी को भी पत्नी की बात समझ में आ गई थी। इतने बड़े घर का रिश्ता प्रीति के लिए बहुत ही अच्छा था। ये सोचकर हरिप्रसाद जी ने पंडित जी से मिलकर बात आगे बढ़ाने को कहा। लड़का जमींदार के घर का इकलौता बेटा था। जमींदारी चली गई थी, इसीलिए परिवार अब शहर में रहता था। लेकिन उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी हो। पंडित जी द्वारा बताए जाने पर लड़के के परिवार ने प्रीति को देखने की इच्छा जाहिर की। जब प्रीति को मां के द्वारा विवाह की बात पता चली, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो पढ़ लिख कर पिता का सहयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन यहाँ तो दूसरी ही प्लानिंग चल रही थी। उसका विवाह करके उसे घर से निकाले जाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार के कारण वह अपने सपने को बिखरता हुआ देखकर भी शांत होकर शादी की रस्मों रिवाज में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी। मन दुखी होने के बावजूद माता पिता और परिवार के सामने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। प्रीति पढ़ लिख कर उड़ान भरने की तैयारी में थी,
लेकिन विवाह की बात सुनकर उसे यह बात समझ में आ गई थी कि साय हर लड़की की एक ही नियति होती है। माता पिता चाहे कितने भी उदार क्यों ना हो, लेकिन सामाजिक समझौते के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी के प्रति समाज की सोच नहीं बदल सकते हैं। प्रीति ने भी इसे अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया था। प्रीति अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपनी इच्छाओं को दबाते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। नाते रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। ना चाहते हुए भी अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर प्रीति अपने माता पिता के मान सम्मान और सामाजिक समझौते के नाम पर विवाह की बेड़ी पर बैठ चुकी थी। वहां पर उपस्थित तमाम लोग सामाजिक ढकोसले के नाम पर उसके पिता द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित की गई धनराशि द्वारा आयोजित किए गए समारोह का आनंद उठा रहे थे। चटकारे लेकर कभी हरिप्रसाद जी की तारीफ करते तो कभी प्रीति के भाग्य को सराह रहे थे, क्योंकि इतने बड़े जमींदार परिवार में उसका विवाह जो हो रहा था, यहाँ भी समाज की संकुचित मनोदशा का ही वर्णन हो रहा था। किसी को हर पिता के गुण और संस्कार का महत्व समझ में नहीं आ रहा था। सभी उसके भाग्य की सराहना में लगे थे, क्योंकि वह जमींदार परिवार की बहू बनने जा रही थी। प्रीति भी पूरे मन से अपने सपनों को पीछे छोड़कर अपने भावी जीवन की तैयारी में जुट गई थी। उसने अपने मन को समझा दिया था कि अब यही उसकी नियति है, जिसे उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ जीना है। विवाह के सभी रस्मों के पूर्ण होने के पश्चात प्रीति के ससुराल पक्ष ने मायके पक्ष के लोगों से विदा ली। प्रीति भी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में नई बहू का भव्य स्वागत करवाया गया। प्रीति का ससुराल सच में महल से कम नहीं था। अब उसे भी कहीं न कहीं अपने भाग्य पर भरोसा होने लगा था। गृह प्रवेश के बाद कुछ और पारंपरिक रस्म का निर्वहन करने के उपरांत प्रीति को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया गया। प्रीति भी काफी थकी हुई थी। उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक से किसी की आवाज सुनकर हड़बड़ाहट में उसकी नींद खुली तो सामने उसने एक अनजान महिला को देखा, जो उम्र में लगभग प्रीति के सास के जैसी थी, जिसे वो पहचानती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके कहे अनुसार उसे तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे आना था। उस महिला के वापस चले जाने पर प्रीति जल्दी से उठकर फ्रेश होकर तैयार होने लगी। कुछ देर के बाद वही महिला वापस आकर प्रीति को नीचे लेकर आई। प्रीति को एक जगह बैठा दिया गया, जहां पर बहुत सी महिलाएं एक दूसरे से खुसर-पुसर करते हुए आपस में बातें कर रही थीं। दुल्हन के आने पर सभी महिलाएं आपस में खुसर-पुसर बंद करके दुल्हन की तरफ देखते हुए कुछ लोग प्रीति के रूप की तारीफ करने लगी थीं, तो कुछ उसके सामान्य परिवार से होने की उलाहना भी दे रही थीं। लेकिन प्रीति की सास ने बात को संभालते हुए कहा कि मेरी बहू लाखों में एक है, संस्कार और गुणों की खान है और रूप में तो साक्षात देवी के समान है। सास के मुंह से अपने संस्कार और गुणों की तारीफ सुनकर पहली बार प्रीति को एहसास हो रहा था कि वह भी इस भीड़ में महत्व रखती है। प्रीति का ससुराल हर तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न था। ससुराल में अगर कमी थी तो केवल एक दूसरे के लिए समय की, जिसे देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले में उसका मायका ज्यादा संपन्न था या ससुराल। क्योंकि मायके में छोटे से घर में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सुख दुख और हालचाल में हर वक्त शामिल होते थे, और यहाँ ससुराल में किसी के पास समय ही नहीं था। एक दूसरे का हालचाल पूछने का बड़ी मुश्किल से न नाश्ते की टेबल पर सुबह परिवार इकट्ठा हो पाता था। उसमें भी कोई अपने बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में फोन पर बातें करते हुए नाश्ता करता था, तो कोई न्यूज़पेपर में नजर घुड़ाते हुए नाश्ता करता था। प्रीति जब अपनी सास की आंखों की उदासी को देखती तो उसे बहुत दुख होता था। वह मन ही मन सोच रही थी कि ऐसे संपन्नता के होने का क्या फायदा, जिसमें माँ बेटे से बात करने के लिए तरस जाती है। बेटा माँ के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, पति के पास नई विवाहित पत्नी के लिए समय नहीं है। इससे बेहतर तो अपना परिवार ही था। भले ही मेरे भाई बेरोजगार थे, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी और माता पिता के लिए उनके पास समय तो था। शायद यही वजह थी कि पिता दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद भी शाम को परिवार में शामिल होने के बाद दिन भर की थकान भूल जाते थे, और परिवार के सभी सदस्य खुशी खुशी जीवन का आनंद ले रहे थे। जहां भले ही भौतिक सुखों की कमी थी, लेकिन आंतरिक खुशियां पर्याप्त थीं। प्रीति अपने ससुराल में नए परिवेश और नए लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए यह नए परिवेश, नए लोग और नई संभावनाओं का जीवन था। क्योंकि प्रीति अपने मायके में अब मध्यम वर्गीय परिवार में माता पिता और परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी,
और अपने जीवन के सपनों को साकार करने के लिए ऊंची उड़ान भरने की कल्पना कर रही थी। तभी अचानक विवाह हो जाने के कारण उसे नए परिवेश और नए लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ रहा था। यहाँ का रहन सहन, तरीका, खान पान सब रईसों जैसा था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन प्रीति को ऐसा लगता था कि जैसे अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब सुविधाओं की कमी थी, तो उसके जीवन में उन्हें पाने के सपने थे और उसके लिए मेहनत करने की ललक थी। ससुराल में अब सब कुछ मिलने के बावजूद भी उसे एक तरह की कमी का अनुभव होता था। लेकिन अब उसके जीवन का एक नया उद्देश्य बन गया था। विदाई के वक्त माता-पिता द्वारा दी गई सीख कि ससुराल में माता-पिता के मान-सम्मान और कुटुंब की इज्जत बनाए रखना तुम्हारे हाथ में है बेटी, इसका हमेशा ध्यान रखना। प्रीति को अपनी सास की आंखों की उदासी अच्छी नहीं लगती थी। वह पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने निश्चय किया कि वह सास की तरह घुट-घुट कर जीने की जगह पर जीवन जीने का नया उद्देश्य बनाएगी। इसके लिए उसने निश्चय किया कि वह सास की पसंद के बारे में जानने की कोशिश करेगी। इसीलिए अब वह खाली वक्त में सासू माँ के आसपास अधिक रहने लगी थी। प्रीति को अपने पास देखकर उसके सास के जीवन का सूनापन भी कुछ-कुछ दूर होने लगा। वह बहू के साथ समय बिताकर खुश रहने लगी थी। बातों-बातों में ही प्रीति को पता चल गया था कि सासू माँ की दिल की एक इच्छा थी कि वह एक एनजीओ खोले, जिसमें असहाय और दुखी महिलाओं के लिए वह कुछ कर सके। लेकिन शादी के बाद पति और बेटे के होने के पश्चात बेटे की देखरेख में आधा जीवन कब बीत गया, पता ही नहीं चला। अब पति के साथ-साथ बेटा भी बिजनेस संभालने के चक्कर में माँ से दूर हो गया। तब उन्हें अपने जीवन का खालीपन कचोटने लगा था। प्रीति को अब एक वजह मिल गई थी और अपना और अपनी सास का अकेलापन दूर करने के लिए प्रीति ने अपना प्रस्ताव पति के सामने रखा। पति अच्छे विचारों के पुरुष थे। उन्होंने इस काम में प्रीति की आर्थिक रूप से मदद करने का आश्वासन दिया और बहुत जल्दी ही एनजीओ की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। प्रीति सासू माँ के साथ एनजीओ के कार्य में जुट गई। शुरुआत में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे-धीरे उनके परिवार में कई महिलाएं शामिल हो गईं। सबसे पहले पति ने उन लाचार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे-छोटे स्वरोजगार शुरू करवाए, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। अब उन महिलाओं के पास अपना रोजगार था और वह समाज में सिर उठाकर जी रही थीं, जिसे देखकर प्रीति को बहुत खुशी मिल रही थी। समय के साथ प्रीति प्रेग्नेंट हुई और समय पूरा होने पर एक प्यारी सी बच्ची की मां बनी। बच्ची के आने से घर में खुशियां आ गई थीं। प्रीति के मम्मी पापा अपने नातिन से मिलने के लिए आए थे। प्रीति की सासू माँ ने प्रीति की बहुत ही तारीफ की। उसकी तारीफ सुनकर हरिप्रसाद जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज हरिप्रसाद जी को अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व हो रहा था और प्रीति को बच्चों के लिए अधिक समय निकालना था। इसीलिए एनजीओ के कार्यभार की जिम्मेदारी सासू माँ के कंधों पर आ गई थी। सासू माँ वहां का काम संभाल रही थी। प्रीति भी समय समय पर एनजीओ जाकर वहां का कामकाज देख लेती थी। वह अपने साथ अपनी बेटी को भी वहां लेकर जाती। उसने सोच रखा था कि वह बेटी के जीवन में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आने देगी। प्रीति के जीवन की सबसे बड़ी उलझन सुलझ चुकी थी। जो सपना उसने देखा था, वह सपना आज साकार हो रहा था। वह समाज की कई महिलाओं के लिए उदाहरण बन गई थी। जब वह एनजीओ में काम कर रही आत्मनिर्भर महिलाओं को देखती, तो हर महिला में उसे अपना सपना साकार होता हुआ दिखाई देता। उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा था। प्रीति के इस एनजीओ के काम से पति भी बहुत खुश थे। उन्हें प्रीति पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। प्रीति की बेटी भी धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी। बेटी के लिए उसने सोच रखा था कि वह बेटी के सपनों को सामाजिक समझौते के नाम पर कुर्बान नहीं होने देगी। बेटी के जीवन का फैसला उसकी स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखेगी। सास को भी प्रीति पर बहुत गर्व हो रहा था। जो अकेलापन उन्हें पति और बेटे के होने के बावजूद महसूस होता था, वह बहू के आने पर समाप्त हो गया था। अब वह भी एक आत्मनिर्भर महिला की तरह शान से सिर ऊंचा करके अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रही थी। प्रीति की बेटी भी उसकी तरह ही मेधावी छात्रा थी। प्रीति ने उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा, उसे पूरी स्वतंत्रता दी थी कि वह अपना करियर अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती है। लेकिन बेटी ने पढ़ाई के उपरांत माँ के एनजीओ को संभालने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगता था कि वह अकेले आत्मनिर्भर बनकर सिर्फ एक महिला की आत्मसम्मान की रक्षा करेगी,
लेकिन इस एनजीओ के द्वारा अपनी माँ की तरह बहुत सी महिलाओं को स्वरोजगार देकर उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। प्रीति को अपनी बेटी के विचारों पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने अपनी बेटी के फैसले का सम्मान किया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।